हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में और लेटर राइटिंग के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम ऐसे राइटिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं हमारी, और किस तरीके से हम बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। दोस्तों, अभी एसएससी ने सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के जो मार्क्स डाले हैं, कई सारे बच्चे उन मार्क्स से डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स है तो कुछ बच्चे 50 से ऊपर मार्क्स नहीं ला पाए हैं। तो इन सब बातों से हमको डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी फील नहीं करना है, क्योंकि हम अगर सही तरीके से अगर तैयारी कर रहे हैं और सही तरीके से हम पेपर लिख के आते हैं तो हमारे मार्क्स 70 प्लस ईजिली आ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने 70 प्लस मार्क्स हासिल करे हैं उन बच्चों ने कुछ ना कुछ अच्छा करा ही होगा। और ये बिल्कुल भी किसी भी भ्रामक बातों में हमको बिल्कुल नहीं आना है कि एसएससी इंग्लिश के बच्चों को अच्छे मार्क्स दे रही है या फिर हिंदी के बच्चों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत बातें हैं। अगर हम फोकस तैयारी करते हैं, स्ट्रेटेजिकली तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, तो वो बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाली चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ऐसे को डिस्क्राइब करा है, किस तरीके से हम अच्छे से अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें हमारे जानने की योग्य हैं ऐसे के बारे में, वो आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से मतलब यह है कि आप क्लियरली विजिबल हो वो चीज़ जो भी आप लिख रहे हैं। और मैंने जैसे, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पहला वीडियो देखिए। उसमें मैंने बताया है कि आपको जो आंसर शीट मिलने वाली है वो ब्लॉक्स रहेंगे। उसमें एक ब्लॉक में आपको एक ही वर्ड लिखना है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे अक्सर कर्सिव राइटिंग का यूज़ करते हैं, तो हमको वहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को तो आसान है ये चीज़, पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्पेशली इस चीज़ का ध्यान दें कि वहाँ पे अगर आपको ब्लॉक्स में आंसर शीट मिलनी है तो आपको एक एक वर्ड करके लिखना है, कर्सिव राइटिंग का यूज़ नहीं करना है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। दूसरी चीज़, हमको मिस्टेक्स नहीं करनी है वहाँ पे। हमको एक ब्लॉक दिया गया, अगर आप वहाँ उस ब्लॉक में काटते हैं तो वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो वो चीज़ विजिबल सही होनी चाहिए। एक ओवरऑल व्यू जो आएगा आपके आंसर शीट का वो बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर भी बहुत लोड रहता है। बहुत सारी आंसर शीट उसको चेक करनी रहती है। तो आप, अगर आपकी आंसर शीट आती है और वो अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, तो एक उसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो हमको मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है। 100% कोशिश करनी कि एक भी जगह हमको कोई भी वर्ड काटना नहीं पड़े। सफिशिएंट टाइम है, आराम से आप लिखें, बिल्कुल कोई भी जल्दी नहीं है उस चीज़ के लिए। तो सोच सोच के लिखें, गलतियों से बचें। तीसरी चीज़ है जो महत्वपूर्ण, कि आपका कंटेंट बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए। बहुत सोच समझ के लिए किसी भी टॉपिक्स के बारे में, जो मैं आपको मैंने आगे अभी बताऊंगा ऐसे कि किस तरीके से आपको कंटेंट बनाना है किसी भी टॉपिक का, और किस तरीके से किसी भी टॉपिक को अच्छे से लिखना है वहाँ जाके। और हमको एक चीज़ की बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी हम टॉपिक लिखने वाले हैं, जो भी हमको टॉपिक मिलता है लिखने के लिए ऐसे, उसकी लिमिट है 250 वर्ड्स। तो हम उसमें कुछ भी इररिलेवेंट बातें ना लिखें। 250 वर्ड्स बहुत कम होते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर 5 पॉइंट्स आप लिखते हैं तो 250 वर्ड्स इजीली हो जाते हैं। तो जो मैं बताऊंगा कि आपको ऐसे कैसे लिखना है, तो उन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा और उन्हीं के अनुसार आपको ऐसे लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जीएसटी, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉल्यूशन एंड इट्स इल इफेक्ट, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, इंडिया इन रियो ओलंपिक्स, स्मार्ट सिटीज, सोशल मीडिया, प्रोज एंड कॉन्स, कश्मीर ऑन ऑयल। ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट इन टॉपिक्स के बारे में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और इनमें भी सबसे ऊपर के जो 5 टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हमको सबसे पहले प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि 100% पॉसिबिलिटी है इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक आने की। तो दोस्तों, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं ऐसे का पैटर्न, कि इन टॉपिक्स के बारे में, किसी भी इन टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन रख सकता है, पर इफेक्टिव वे में उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिनर तक हमको कैसे पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ड लिमिट भी है। तो वर्ड लिमिट 250 वर्ड लिमिट में हम कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव वे में अपनी आंसर शीट में हम लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मेट, पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है ऐसे का, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आप इफेक्टिव वे में वो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रहता है इंट्रोडक्शन। अराउंड 50 to 60 वर्ड में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जो भी टॉपिक दिया है उसके बारे में आपको बताना है कि वो क्या चीज़ है, और उसके बारे में कोई भी डेट या फिगर दी हो वो सब हमको लिखना रहता है। उसके बाद आती है बॉडी। तो बॉडी
टॉपिक पे डिपेंड करती है कि हमको एग्जाम्पल कोट करना है नहीं करना है, और उसके बारे में हमको और जो भी हम महत्वपूर्ण बातें जानते हैं उस चीज़ के बारे में वो हमको बॉडी में लिखना रहता है। तो ये थोड़ा लेंदी पैराग्राफ रहता है, इसमें 150 वर्ड्स में हमको लिखना है। तो इसमें हमको सोच समझ के लिखना है और इफेक्टिव वे में इसमें हमको लिखना रहता है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन टॉपिक वाइज डिपेंड करता है कि किस टॉपिक क्या एक्चुअली क्वेश्चन था, और क्वेश्चन के बेसिस पे हमको उसका कंक्लूजन लिखना रहता है। और कंक्लूजन कैसे लिखना है ये आप आने वाले एग्जाम्पल जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप, तो इसमें ज़्यादा हमको परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान से आप टॉपिक से कंफ्यूज ना हो, हम सिर्फ आज ये समझने वाले हैं कि किसी भी टॉपिक पे हमको ऐसे इफेक्टिव ऐसे कैसे लिखना है। तो आप महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये समझें कि किसी भी टॉपिक को आपको 250 वर्ड्स में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपके कुछ स्लोगन लिख रखे हैं स्वच्छ भारत अभियान पे, ये स्लोगन्स अगर आप कोट कर सकते हैं अपने हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी लिखते हैं, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर स्लोगन है जो स्वच्छ भारत अभियान का। इंडिया कैन डू इट, पीपल ऑफ इंडिया कैन डू इट। भारत ये कर सकता है, भारत के लोग ये कर सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। इसी प्रकार गांधी जी बिलीव क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो इस तरीके से आप कोई भी एक स्लोगन है जो कोट कर सकते हैं वहां पे, तो ये बहुत अच्छी चीज रहती है, इफेक्टिव रहती है चीज। तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि अगर आप स्वच्छ भारत अभियान पे अगर ऐसे लिख रहे हैं तो किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, या किसी भी टॉपिक पे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये इंग्लिश में भी मैंने ऐसे आगे इस वीडियो को आप जैसे स्क्रॉल करेंगे आगे तो इंग्लिश में भी आपको ये मिल जाएगा ऐसे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझे कि लिखा कैसे जाता है इंट्रोडक्शन। तो जैसे हम पढ़ते हैं स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक विशाल जन आंदोलन है जो कि पूरे भारत में सफाई को बढ़ावा देता है। इस अभियान को 2019 तक एक स्वच्छ भारत का लक्ष्य रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने का सपना देखा और इसके लिए हमेशा कठिन प्रयास किए। राष्ट्रपिता के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने इस अभियान को शुरू करने का फैसला किया है। तो मतलब हम यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये अभियान क्यों शुरू करा गया, किससे इंस्पायर्ड है, किस डेट को शुरू करा गया और किस डेट तक या किस ईयर तक इसका टारगेट है इसको फिनिश करने का। तो इंट्रोडक्शन में आपने एक बता दिया कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इसके बारे में हमने लगभग एक इंट्रोडक्टरी जानकारी हमने सारी दे दी है। तो अब हम बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। तो बॉडी में हम जो भी बातें हमने इंट्रोडक्शन में बोली थी उन बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम आगे की जानकारी देते हैं। तो जैसे हम स्वच्छ भारत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो स्वच्छ भारत के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है कि इंट्रोडक्शन दे दिया उसका कि क्या एक्चुअली स्वच्छ भारत अभियान है क्या, और उसके बाद हम बॉडी में डिस्कस करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान को कैसे देश में आगे बढ़ाना है और क्या क्या काम किए जाने हैं, गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि मिशन के उद्देश्यों में कुछ उद्देश्य हैं, खुले में शौच समाप्त करना, इस प्रकार से कुछ उद्देश्य बताए गए हैं उसके, है ना। और आखिरी की लाइनों में अगर हम देखेंगे कि वह भारत में निवेश के लिए रुचि रखने वाले सभी निजी क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना आदि। तो इस तरीके से हमने बताया कि क्या टारगेट है और क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है इस स्वच्छ भारत अभियान की, कि इसमें क्या और अच्छे से अच्छा करा जा सकता है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि कंक्लूजन, अगर हम स्वच्छ भारत अभियान पे अगर हम लिख रहे हैं ऐसे तो उसका हमको इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये देखा कि बॉडी में उस बात को आगे कैसे बढ़ाना है हमको, और अब देखते हैं हम कंक्लूजन। मेन चीज जो है कंक्लूजन हमको कैसे लिखना है। तो ये अच्छे से मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। इस मिशन की सफलता परोक्ष रूप से भारत में व्यापार के निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना, जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए दुनिया भर के से पर्यटकों को ध्यान खींचना। तो मतलब कंक्लूजन में हम जैसे इस टॉपिक के अनुसार हम ये बता रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या बेनिफिट है और स्वच्छ भारत अभियान एक्चुअली लाया क्यों गया, गवर्नमेंट ने इसको क्यों इम्प्लीमेंट करा है। तो उस प्रकार से हमको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमको इस तरीके से हमको कंक्लूजन लिखना रहता है ना। और उसमें आखिरी में हमको ये बताना रहता है कि वो चीज़ जो भी है वो क्यों करी गई थी, है ना, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं अभी,
जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो डिमोनेटाइजेशन के क्या इफेक्ट हो रहे हैं, अगर हम डिमोनेटाइजेशन का कंक्लूजन लिख रहे होते तो अच्छे या बुरे इफेक्ट एक्चुअली पड़ क्या रहे इफेक्ट उसके, देश में अच्छे इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो ये फैक्चुअल बातें लिखनी है, इफेक्ट आपके पर्सनल व्यूज नहीं हो सकते वो, हमको फैक्चुअल बातें लिखनी है उसमें ऐसे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे डिमोनेटाइजेशन के बारे में। तो डिमोनेटाइजेशन का इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। तो ये इंग्लिश में है पर हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और चाहे तो आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें कि इंट्रोडक्शन इसका कैसे लिखना है, ये समझ लें हम अच्छे से। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि इन 2016 द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिमोनेटाइज 500 and 1000 rupees notes. These note accounted for 86% of country's cash supply. The government's goal was to eradicate counterfeit currency, fight tax evasion, eliminate black money gotten from money laundering and terrorist financing activities, and promote a cashless economy. तो हमने इसमें बता दिया है कि गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों लिया, किस ईयर में लिया, और किस किस नोट को डिमोनेटाइज करा है, और वो नोट कितना अकाउंट करते थे हमारी करेंसी में, कैश की वैल्यू में। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ है और क्या है डिमोनेटाइजेशन एक्चुअली, है ना। तो अब हम इसके बाद बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। तो बॉडी में हम बताएंगे इस डिमोनेटाइजेशन के टॉपिक पे हम कोई एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे कि किसी अदर कंट्री में अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्यों हुआ वहाँ पे और क्या इफेक्ट रहे उसके, और अभी हमारी कंट्री में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जा रहा है और क्या उसके असर पड़ सकते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसके बारे में आप और एनालिसिस करके अपने हिसाब से भी कोई और अच्छे पॉइंट्स अगर आपको बनते हैं, कोई और अच्छे एग्जांपल्स आपको मिलते हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कैसे डिफरेंशिएट करके किस तरीके से आपको लिखना है। तो जैसे इसमें लिखा है कि इंडिविजुअल एंटिटीज विथ ह्यूज सम्स ऑफ ब्लैक मनी वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट द मनी एट अ बैंक विच इज बाय लॉ इंक्वायर्ड टू एक्वायर टैक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटिटी। मतलब ये है कि ब्लैक मनी अगर जिस भी व्यक्ति के पास है उसको बैंक में जमा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, और उसको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। और आगे दिया गया है कि टैक्स पेनल्टी उसमें 200% है, अगर वो बता नहीं पाता है कि वो मनी कहाँ से आई है तो उसमें 200% टैक्स पेनल्टी है। और इसके बाद जो एग्जाम्पल कोट किया गया जिम्बाब्वे का है, 2015 में जिम्बाब्वियन डॉलर को डिमोनेटाइज करा गया था हाइपर इन्फ्लेशन के कारण। तो जो उसमें वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो जिससे आपको अगर छोटी मोटी चीज़ें भी खरीदनी रहती थी वो बहुत ज़्यादा रेट में आपको खरीदनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से एक तो जिम्बाब्वियन डॉलर का है एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल या फिर कम वर्ड्स में अगर आप लिख सकते हैं तो ये दोनों एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन अडॉप्टेड यूरो इन 2002। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में से आप कोई भी लिख सकते हैं, और कोई भी एग्जाम्पल आपको मिलता है तो वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिमोनेटाइजेशन के टॉपिक पे अपनी ऐसे की बॉडी बना सकते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं कंट्री पे, और क्या उसके अगर वो कंट्री के लिए अच्छा है या बुरा है। तो डिमोनेटाइजेशन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा से अच्छे से तैयार करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स और उसकी टेक्निकलिटी जो है कि क्यों करा गया है और उसके क्या इफेक्ट रहे हैं, और इससे पहले किन कंट्रीज में करा जा चुका है और कौन सी कंट्रीज हैं जो आने वाले समय में करने वाली हैं। कई कंट्रीज ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को देख के भी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में भी डिसाइडेड हुआ है कि ये मतलब चल रहा है डिसीजन की वो लोग करने वाले हैं डिमोनेटाइजेशन वहाँ पे भी। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, और स्पेशली मैं बता रहा हूँ ये इतना एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना है, कि बॉडी किस तरीके से लिखनी है, इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है और कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको लिखना है 250 वर्ड्स में। तो अगर आपने प्री डिसाइडेड नहीं कर रखा है कि इन किसी भी टॉपिक को आपको इन 3 हिस्सों में कैसे बांटना है, तो वहां पे आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं डिमोनेटाइजेशन के कंक्लूजन की तरफ। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था डिमोनेटाइजेशन, उसके हिसाब से हमको सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताना था और हमारी कंट्री पे इफेक्ट बताना था जो भी हुआ था। तो उस हिसाब से हमारा जो कंक्लूजन बनेगा तो वो कुछ इस प्रकार है कि हमको ब्लैक मनी के बारे में हम बताएंगे कि ब्लैक मनी जो मार्केट में लोगों की थी वो बाहर निकल के आ गई है।
टेरर फंडिंग बंद हो गई है, जैसे कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी वो बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई? क्योंकि पैसा आना बंद हो गया। ब्लैक डिमोनेटाइजेशन का एक ये भी इफेक्ट है। और उसके बाद जो रियल एस्टेट मार्केट था उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने मिल रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते थे, ब्लैक मनी का इस्तेमाल रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए करते थे, जिससे वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो सके, और ब्लैक मनी को घर में नहीं रख सकते तो रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। और अभी क्या, पॉलिटिकल पार्टीज पे इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि कई जहां भी इलेक्शंस आने वाले थे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज गलत तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश करती थी, अब उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा इस चीज़ से। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि कंट्री जो है डिजिटल पेमेंट मेथड्स को यूज़ करने लगी है। पेटीएम का यूज़ होने लगा है छोटी छोटी शॉप्स पे, और लोग डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं लोग पेमेंट करने के लिए। तो क्रेडिट कार्ड तो फिर भी जो रखते थे वो यूज़ करते थे, परंतु जो लोग अभी डेबिट कार्ड रखते थे उसका यूज़ वो पेमेंट के लिए नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान बढ़ा है इस तरफ, डिजिटल पेमेंट की तरफ। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और एट द एंड हम जो आखिरी की जो लाइन लिखी है बोल्ड में कि पब्लिक विल फेस माइनर प्रॉब्लम्स फॉर अ फ्यू डेज ओइंग टू द स्कार्सिटी ऑफ लोअर डिनोमिनेशन नोट्स इन द सिस्टम। तो ये बात हमको कोट करनी है, क्योंकि पब्लिक थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी पब्लिक को, है ना, परंतु उसके बेनिफिट्स भी हैं। तो हमको सारी बातें बतानी है, अच्छी बातें भी बतानी है और जो दिक्कतें होने वाली हैं लोगों को वो भी बतानी है। तो हमको पूरा सिनेरियो जो डिमोनेटाइजेशन के कारण हुआ है उन सब चीज़ों को हमको निष्कर्ष में लिखना है, जो कि हम बोलते हैं कंक्लूजन। अब इसी कंक्लूजन को अब हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे इस कंक्लूजन को कि इस नोटबंदी के कुछ प्रभाव तो अभी से स्पष्ट दिखने लगे हैं, जैसे नक्सलवाद को गहरा धक्का, भ्रष्ट लोगों में बेचैनी आदि। किंतु इससे बहुत से लोगों को बहुत सारी आशाएं हैं। आशा की जा रही है कि रियल एस्टेट, मकान, जमीन आदि के दाम कम होंगे, बैंकों की ब्याज दर भी कम होगी, भ्रष्टाचार में भी भारी कमी आने की उम्मीद है, चुनाव में कदाचार कम होगा, ऐसी आशा है। तो बॉडी और इंट्रोडक्शन तो जो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समझ ही गए होंगे कि हमको इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स लिखने हैं और बॉडी में हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। कंक्लूजन मैंने इसलिए बताया कि कंक्लूजन थोड़ा सा टिपिकल चीज़ रहती है, उसको हमको सही तरीके से लिखना होता है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश कंक्लूजन दोनों इंक्लूड किया है यहाँ पे। तो दोस्तों, अब हमने दो ऐसे के एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम इतना तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन दोनों डिफरेंशिएट करके बहुत अच्छे से पॉइंट बना के लिखना हम सीख चुके हैं। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि लास्ट में मैं आपको क्लीन इंडिया मूवमेंट इंग्लिश में आपको दूंगा, जिसको आप पॉज करके इजीली आप उसको लिख सकते हैं। ये 4 से 5 स्लाइड में है, क्योंकि 250 वर्ड्स में लिखना था हमको ये ऐसे, तो वीडियो में वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है पर आपको 250 वर्ड्स में ही एग्जैक्टली। तो ये 4 स्लाइड है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो ये 250 वर्ड्स में आप इसमें समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा गया है, बॉडी किस तरीके से अच्छे से लिखी गई है, और साथ ही साथ हमको कंक्लूजन जो हम लिख सकते थे बेहतर तरीके से वो किस तरीके से इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी कंक्लूजन वाली स्लाइड है क्लीन इंडिया मूवमेंट पे इंग्लिश में। तो इस स्लाइड को भी अच्छे से आप पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और आने वाले समय में मैं और इंग्लिश के कई सारे टॉपिक्स, ग्रामर के टॉपिक्स लेके वीडियोस डालने वाला हूं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करते रहें और भी अच्छी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।